बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मुल्क का नया निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गया है। पहले जो मीडिया में और अखबारों में और टीवी पर जो नाम चलते रहे उनमें से कोई नाम भी नहीं आया, मगर अचानक एक नया नाम बलूचिस्तान के छोटे सूबे का अनवर अल हक काकड़ साहब का आया और वो उसी वक्त ही दस्तखत कर दिए शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, और उसी वक्त ही सदर साहब को भेजा गया, जो सदर साहब ने उसी वक्त ही मंजूर कर लिया। तो ये अचानक नाम आना और इतनी जल्दी में मंजूर हो जाना, और जो पहले सब नाम थे मुस्लिम लीग की ख्वाहिशें थी, पीपी की ख्वाहिशें थी, पीटीआई तो फील्ड में ही नहीं थी, और इससे पहले पीपी वाले और नून लीग वाले नवाज शरीफ और जरदारी साहब दुबई में मीटिंग करते रहे और लंदन में भी प्लान बनाते रहे कि कौन सा वज़ीर आज़म आए, हमारा वज़ीर आज़म आना चाहिए। मगर जो ये नया नाम आया है और जो नया नाम मुकर्रर किया गया है, इससे तो लगता है कि उनके सारे प्लान और सारी मीटिंगें धरी की धरी रह गई और उनकी ख्वाहिशें और उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। तो इससे ज़ाहिर होता है कि लाने वालों ने जो मुल्क के, हम तो ये कहेंगे कि हकीकी हुक्मरान है, कोई उसको माने या न माने, मगर हकीकतें ऐसी होती हैं कि न मानने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता आ रहा हूँ, शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया है और जो भी हुक्मरान आते हैं वो उन लोगों के मर्ज़ी से ही, न सिर्फ मर्ज़ी से बल्कि उनकी मदद से ही आते हैं। भुट्टो साहब भी उनकी मदद से आए, मुल्क को तोड़ा और हुक्मरान बन गया, और फिर इल्ज़ाम भी उन लोगों पर लगा दिया कि फ़ौज ने मुल्क को तोड़ दिया। खैर, ये एक बहुत बड़ा मौजू है, और उस वक्त के हालात को देखा जाए तो ये सारा बहरान पैदा करने वाला भुट्टो ही था, जो अपने इक़्तिदार की खातिर, जिसने शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को नहीं माना, असेंबली का बायकाट किया और मुल्क में एक बहरान खड़ा हो गया, जिससे मजबूर होकर याह्या खान ने जो असेंबली का सेशन बुलाया था वो कॉल ऑफ कर दिया, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में बगावत हो गई और मुजीब ने भी वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है अपने साथ बुरा सलूक करने का ऐलान किया, तो मुल्क टूट गया। तो इसका सारा जो ज़िम्मा है और सारी जो कार्रवाई है भुट्टो साहब के पास ही जाती है। वो अगर असेंबली का बायकाट न करते, शेख मुजीब के अक्सरियत को मानते, तो ये जो हालात पैदा नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा मौजू है, उसको इधर हम नहीं लाते, मगर ये रस्मन ऐसे बात आ गई थी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान हुकूमत में आता है वो फ़ौज की मदद से ही आता है। तो फिर बाकी मांदा पाकिस्तान में, टूटे हुए पाकिस्तान में भुट्टो ने कुछ जनरलों से मिलकर हुकूमत बनाई और मार्शल लॉ लगाकर 2 साल तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर हुकूमत चलाता रहा। तो ये भी अलग कहानी है कि सबसे बड़ा जमूरा मुल्क में 2 साल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर चलता रहा। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो भी जनरल ज़िया की पैदावार है। जनरल ज़िया की हुकूमत में ही वो सीन पर आया और एक सियासतदान बना, और जनरल ज़िया की हुकूमत में ही वो जो है वो पंजाब का जो वज़ीर आला बना, और उसके बाद उसकी जो भी सियासत चली तो वो फ़ौज की मदद से ही चली। उसने जो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ IJI बनाई वो भी फ़ौज की मदद से ही बनाई थी, और मिर्ज़ा असलम बेग ने वो बनाई थी।
जिसके तो कोर्ट में भी शवाहिद आ चुके हैं। और वो मेहरान बैंक का जो CEO है वो बयान दे चुका था कि हमने ये बनाई और इन इन लोगों को ये पैसे दिए बैंक से IJI बनाने में। खैर, उसको भी हम छोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि भुट्टो हो चाहे नवाज शरीफ हो, ये फौज की मदद से ही इक़्तिदार में आए। और जब ये लोग इक़्तिदार के नशे में या इक़्तिदार में आकर अपने आप को मजबूत समझते हैं तो फिर फौज को ही आँखें दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो जो लाने वाले हैं तो फिर वो इनको बताते हैं कि भाई आप तो हमारे आशीर्वाद पर ही आए थे, अब हमको क्यों आँखें दिखा रहे हैं। उसके बाद वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर के जो जितने भी अदवार चले, 6 अदवार थे, 3 मरतबा बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी, 2 मरतबा, और 3 मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उस टाइम 2 मरतबा बने थे। तो ये एक दूसरे को फौज की मदद से ही एक दूसरे की हुकूमतें साज़बाज़ और साजिशें करके गिराते रहे और इक़्तिदार में आते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान हुकूमत में आता है तो वो फौज की मदद से ही आता है। तो ये हकीकत माननी पड़ेगी कि भाई इस मुल्क की हकीकी ताकत जो है वो फौज ही है। और ये जो सारे हुक्मरान या सियासतदान हैं उनके बस ये चट्टे पट्टे बने हुए हैं और उनके इशारों पर या उनके पाँव पकड़ कर या घुटने पकड़ कर इक़्तिदार में आते हैं और फिर उनको आँखें दिखाते हैं। तो ये एक अलग मौजू है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो अब मकसद तो ये है कि इस मुल्क में जो इक़्तिदार है वो फ़ौज की मार्फत ही मिलता है। तो अब ये हमने मौजू लिया था कि नया वज़ीर आज़म जो आया है तो उसकी भी यही कहानी है कि न नवाज शरीफ की चली न जरदारी की चली। उन्होंने जितने भी नाम दिए और कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी के नाम मार्केट में फेंक दिए तो वज़ीर आज़म नहीं हो सके। और अचानक एक नया नाम आया जो अनवर हलक काकड़ साहब का है और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो ये अनवर हलक काकड़ साहब लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सिफों में इसको अच्छी नज़र से देखा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और उसकी आशीर्वाद के बगैर ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। तो अब वज़ीर आज़म जब बन गए हैं तो आगे जो है वो सवाल आता है कि इलेक्शन कब होंगे, ये इलेक्शन कब करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे। तो ये तो आगे कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। मगर हमारा जो ये गुमान है कि इस मुल्क में जितनी ये सियासी लोगों ने खराबियां पैदा की हैं और जितनी लूटमार सियासी लोगों ने की है तो शायद इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि इन सब बातों का सफाया होना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये बात अगर इस्टेब्लिशमेंट सोचती है तो फिर तो जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर हमारा तो ख्याल है और मुतालबा भी है कि सफाई होने के बगैर ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर भी यही लोग ही आएंगे, पीपल पार्टी के भी, नून लीग के भी और PTI के भी बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े जागीरदार, बड़े ज़मींदार जो लोग इस पाकिस्तान के फ़िरौन बने हुए हैं, जिनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो अपनी मुख्तलिफ चालों से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाकर इलेक्ट हो जाते हैं और इक़्तिदार का मज़ा लेते हैं। तो इस बातों का ख़ात्मा होना चाहिए। इस मुल्क में ये जो एक क्लास बन गई है, ख़ास क्लास बन गई है, जो 70 सालों से नहीं तो 50 सालों से तो यही हुकूमत करते चले आ रहे हैं। तो अब इन लोगों का जो है सफाया होना चाहिए, वरना गरीब आवाम की कोई भलाई नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि, और ये सुना भी है कि, और जितना इसके मुतालिक देखा है वीडियोज़ में या TV पर कि अनवर काकड़ साहब बहुत ही संजीदा और बहुत पढ़े लिखे और बहुत मालूमात रखने वाले आदमी हैं। और इसका जो है वो बलूचिस्तान के बारे में भी एक वो ख़ास
नुक्ता नज़र है वो ये शोहरत ज़दा लोगों को पसंद नहीं करते और उसके बारे में बरबला कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बलूचिस्तान को जो है वो उसका सियासी हिस्सा मिल रहा है, उसकी जो ताकत है और दौलत है उसको भी मिलनी चाहिए और ये शोहरत जो है नहीं होनी चाहिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान से जो ये आदमी आया है तो हो सकता है कि बलूचिस्तान का मसला भी जो ये शोरश बना हुआ है वो हल हो जाए और आगे चलकर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छाई बने। हम तो पाकिस्तान के लिए अच्छाई की उम्मीद ही करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को कोई अच्छा हुक्मरान और अच्छे लोग मिल जाएं जो पाकिस्तान को तरक्की करें और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस लें, वरना इन बड़े जो है ख़ास लोगों से की तबके में फंस गया है। वो जो ख़ानदानी सियासत है, मोरोसी सियासत है, उसने मुल्क को जकड़ लिया है। तो जब तक पाकिस्तान इस ख़ानदानी और मोरोसी सियासत से नहीं निकलेगा, मुल्क के लिए कोई अच्छाई नहीं होगी। तो मुल्क के लिए अच्छाई के लिए ज़रूरी है कि इस सियासत का सफाया किया जाए और कोई ऐसा निज़ाम रखा जाए जिसमें नए लोग और नए सिंसियर लोग और मुखलिस लोग और पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और ये जो लोग 50 सालों से मुल्क पर कब्ज़ा करके बैठ गए हैं, इनसे तो कोई अच्छाई हुई नहीं है। तो आगे चल कर अल्लाह करे कि कोई नए लोग आएँ और पाकिस्तान की अच्छाई हो। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस निगरान वज़ीर आज़म के ज़रिए या इसके वास्ते पाकिस्तान में कोई अच्छाई लाए। तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी आपकी ये टाइम निकाल कर सुनने का। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।